दिन में मैं साइकिल पर सेब बेचता था और रात को पढ़ाई करने बैठता था। पापा अक्सर नाराज हो जाते थे कि थोड़ा बहुत जो कमाता हूँ उसे भी किताबों में खर्च कर देता हूँ। घर वालों को बिना बताए मैंने प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म भरे थे। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन रोज की तरह सेब बेचकर जैसे ही घर लौटा तो देखा दरवाजे के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई थी। लोग उत्सुकता से बातें कर रहे थे और टीवी वाले भी कैमरे लेकर खड़े थे। मैं हैरान सा ये सब देख ही रहा था कि पापा अचानक आगे बढ़े और मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। क्योंकि मैं अभी अभी दरवाजे के अंदर दाखिल ही हुआ था कि पापा की गूंजती आवाज कानों में पड़ी। निकम्मे, तुझसे कल ही कहा था कि बिजली का बिल भरना है, लेकिन तू फिर से किताबें खरीद लाया। जरा सी शर्म नहीं है तुझमें? एक बूढ़ा बाप कब तक सब कुछ करेगा तेरे लिए? अब वक्त आ गया है कि तू अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाए। मगर तुझे तो बस इन किताबों से ही मोहब्बत है। मैं उनकी बातों को अनसुना कर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। भीतर से मालूम था कि मैं शायद गलत कर रहा हूं, मगर मजबूरी भी थी। अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना था तो अभी सबको नजरअंदाज कर पढ़ाई में जुटना ही होगा। कमरे में बंद होकर आंखें मूंदी तो भी उनके शब्द दीवारों पर गूंज रहे थे। यकीन था माँ का दिल भी उस समय टूट ही रहा होगा। वो हमेशा समझाती थीं, बेटा, थोड़ा बहुत ही सही, मगर अपने पापा का सहारा बन जा। पर मैं क्या करता? दिन भर गली गली साइकिल पर फल बेचता और रात भर पढ़ता। इसके सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जो थोड़े पैसे बड़ी मुश्किल से बचा पाता था उन्हीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। लेकिन जिंदगी फिर भी आसान नहीं थी। दरवाजे के पास काफी देर तक खड़ा उनके शब्द सुनता रहा। फिर धीरे धीरे अपने कमरे में आकर बैठ गया। अलमारी से अपनी बाकी किताबें निकालीं और जमीन पर बैठकर नोट्स बनाने लगा। उस रविवार हमने दोस्तों के साथ मिलकर समूह अध्ययन यानी ग्रुप स्टडी का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उससे पहले सबको अपने अपने नोट्स तैयार करने थे। मुझे मालूम था कि मेरे दोस्त सब इंटरनेट से आसानी से नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन मेरे पास वह सुविधाएं नहीं थीं। इंटरनेट रिचार्ज करने भर के भी पैसे नहीं जुटा पाता था। इसलिए मैं पुरानी किताबें खरीद लाता और खुद मेहनत करके नोट्स तैयार करता। अचानक आंखों से आंसू बह निकले। दिल भारी हो गया। किताबें एक तरफ धकेल दीं। क्यों पापा की बातें इतनी चुभ रही थीं, समझ नहीं आ रहा था। तुरंत उठा, अलमारी के ऊपर रखा अपना गुल्लक नीचे उतार लिया, भगवान का नाम लिया और उसे फोड़ दिया। उसमें से करीब 800 रुपए निकले। वो पैसे जो मैं नई शर्ट खरीदने के लिए जमा कर रहा था, लंबे वक़्त से जोड़ रहा था। पर अब घर को मेरी जरूरत थी, इसलिए मन मारकर अपना इरादा बदल लिया। पापा के कमरे में पहुंचा। वे अब भी उदास नजरों से बैठे थे। पास जाकर बैठा और धीरे से कहा, पापा, मुझे मालूम है मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं सारा दिन आपकी खातिर काम करता हूँ, तभी घर का चूल्हा जलता है, मगर थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है। इतने में वे बोल पड़े, तेरे जैसे अकड़ू लड़के का क्या हक होगा? चल, यहां से निकल जा अपनी मनहूस शक्ल लेकर। तुझे माँ बाप भाई बहन किसी की परवाह नहीं। तू घर का चूल्हा जलाकर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैंने खुद भूखा रहकर तुझे पाला है। अब क्या तू मुझसे हिसाब लेगा? मैंने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में झांक कर कुछ नहीं कहा। बस अपनी मुट्ठी में दबे पैसे सिरहाने पर रख दिए और बोला, ये कुछ पैसे मैंने अपनी शर्ट के लिए बचाए थे, पर अभी इनसे बिजली का बिल भरवा दीजिए। यही जरूरी है। इतना कहकर कमरे से निकल गया। पीछे से अब भी उनकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब एहसान जता रहा है हम पर। अपनी शर्ट के पैसे देकर बड़ा उपकार कर दिया। नहीं चाहिए तेरे 2 कौड़ी के रुपए। कमरे में लौटकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कभी कभी बड़ा होना वाकई बहुत कष्टदायक होता है। कोई ये नहीं समझता कि बड़ी संतान के कंधों पर कितनी चुप पीड़ा होती है, कितने संघर्ष, कितनी उम्मीदें। जमीन पर बैठा रहा, सोचता रहा, फिर धीरे से सिर झटक कर अपनी किताबों की ओर बढ़ा। मुझे मालूम था अभी बहुत मेहनत बाकी है। परिवार के लिए जो कर रहा हूं वो भी कम है। बस कामयाब होना ही एकमात्र रास्ता है, ताकि अपने घर वालों को वह सब दे सकूं जिसके वे हकदार हैं। कुछ देर तक पढ़ने की कोशिश की, पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। दर्द इतना गहरा था कि शब्द भी नाकाफी लग रहे थे। किताबें बंद कीं, अलमारी में वापस रखीं और बिस्तर पर जा लेटा। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे।
गरीबी कभी कभी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आज वो दर्द मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था। पूरी रात आंसुओं में बीती। किसी से कुछ कहा नहीं, किसी के सामने रोया नहीं, लेकिन भीतर की तन्हाई यूं लग रही थी जैसे आत्मा को खा जाएगी। सुबह 4 बजे के करीब गहरी सांस लेकर भीतर की बेचैनी को शांत किया, फिर जाकर नहाया। बाहर से आरती और मंत्रोच्चारण की आवाजें आने लगीं। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मैं भी फोल्डेड हैंड्स लेकर खड़ा हो गया। आंखें मूंदी और बोला, हे पालनहार, हे सृष्टि के मालिक, मेरे पास कुछ नहीं है, तू सब जानता है। मेरा दिल, मेरी नीयत, मेरा संघर्ष। मेरे परिवार के लिए दया कर दे, उनके दिलों में मेरे लिए ममता भर दे। मेरी रोजी में वृद्धि कर, मेरे जीवन को थोड़ा आसान बना दे। हे प्रभु, मुझे सफलता दे, मेरी परीक्षा पास हो जाए। बस, यह तेरी ही कृपा होगी। मैं सिर्फ तेरी दया पर ही जिंदा हूं। काफी देर तक मैं प्रार्थना की चटाई पर शांत बैठा रहा और अपनी आत्मा से अपने ईश्वर से बातें करता रहा। मन में बार बार यही सवाल उठता था, हे भगवान, आखिर ऐसा क्यों होता है कि मैं हर हाल में भलाई करने की कोशिश करता हूं, पर बदले में मुझे स्नेह नहीं मिलता। लेकिन यह शब्द कभी होठों पर नहीं आए। बस मन ही मन कहता रहा, तेरे अस्तित्व का आभार है, तूने बहुत कुछ दिया है। बस, अब मुझ पर अपनी कृपा बनाए रख, अपनी दृष्टि मेरे ऊपर दयालु रख प्रभु। काफी देर तक प्रार्थना में मन लगाए बैठने के बाद मैंने गहरी सांस ली, माथे पर हाथ फिराया और भगवान का नाम लेकर फिर से अपनी किताबें निकालीं। वक़्त जाया करना अब मुमकिन नहीं था। सुबह करीब 9 बजे तक पढ़ाई की, फिर बाहर आकर अपनी साइकिल साफ करने लगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद सेब लेकर निकलना था। मैं अभी साइकिल पहुंच ही रहा था कि उसी वक्त पापा ने अचानक वह पैसे, जो मैंने पिछली रात उन्हें दिए थे, सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दिए। मैं हतप्रभ होकर उनकी ओर देखने लगा। वे गुस्से में बोले, रात को ही कहा था ना, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। फिर मेरे तकिए के पास रख क्यों आया था? मुझे तेरे एहसान की जरूरत नहीं। तूने पहले ही मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अब अपने पैसे रख ले और अपना गुजारा खुद कर। अब मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं अपने छोटे बच्चों का पेट खुद पाल लूंगा। उनकी बात सुनकर मैंने घबराकर तुरंत कहा, पापा, क्या हो गया है? मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। बस इतना कहा था कि पैसे रख लीजिए। आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन बात पूरी होती कि उन्होंने एक जोरदार लात मेरी कमर पर मारी और गरजते हुए बोले, जरा भी जुबान मत चलाना, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। उनके शब्दों के साथ ही दर्द की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप झुका, पैसे उठाए, जेब में रखे और साइकिल लेकर बाहर निकल गया। मैं लड़ाई नहीं चाहता था, टूट गया था, पर अब चेहरे पर कठोरता का नकाब ओढ़ लिया था। गर्मी की तेज धूप में पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन मैं अपनी तकलीफों को भुलाकर सड़कों पर घूम घूम कर सेब बेचता रहा। आज न जाने भगवान की कृपा थी या किस्मत, आमदनी अपेक्षा से बहुत अच्छी हुई थी। शाम से पहले ही सारे सेब बिक गए थे, लेकिन घर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जानता था ये वही वक्त है जब पापा घर लौटते हैं और इस समय उनका गुस्सा अपने चरम पर होता है। इसलिए मैं पास के पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया और अपनी किताबें खोल लीं। आंखों में आंसू बार बार भर आते, पर मैंने उन्हें झटक दिया। पापा का व्यवहार मन में बार बार घूम रहा था, मगर मैंने उसे भी पढ़ाई के पन्नों में दफन करना चाहा। सच कहूं तो इंसान हर दर्द झेल सकता है, लेकिन माँ बाप के कठोर शब्द उसे भीतर तक तोड़ देते हैं। काफी देर तक वहीं बैठा पढ़ाई करता रहा, एक एक विषय दोहराता रहा। फिर शाम ढलते ही साइकिल उठाई और घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही गली में मुड़ा, देखा माँ दरवाजे पर खड़ी हैं और मुझे देखते ही रो पड़ी। उनके आंसू देखते ही मैं घबराकर उनके पास दौड़ा और बोला, क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है? पापा कहाँ हैं? आपको कुछ हुआ क्या? मेरे सवाल पर वह तिलमिलाकर बोली, तुमने समय देखा है? तुम्हें पता है मेरे दिल पर क्या बीतती है जब तुम इस वक्त तक घर नहीं लौटते? मुझे क्या मालूम सुबह तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच क्या झगड़ा हुआ, लेकिन तुम अपनी माँ को बेवजह सजा क्यों देते हो? उनके शब्दों में पीड़ा थी। मैंने धीरे से कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो बस यही पास ही तो काम करता हूँ। आज थोड़ा देर हो गई,
क्योंकि सोचा सब सेब बेच दूं ताकि कल मंडी जाने की जरूरत ही न पड़े। आप क्यों घबरा रही हैं? आपके बिना तो एक पल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने उन्हें अपने पास बैठा लिया। पूरे दिन की थकान और जलन जैसे अचानक ठंडी पड़ गई। माँ की ममता ने सच में सीने पर ठंडा मरहम रख दिया था। काफी देर तक वो मेरे सीने से लगी रहीं, न जाने क्या क्या कहती रहीं। फिर उठते हुए बोली, रुको, मैं खाना लगाती हूँ। मेरा बेटा भूखा होगा। उन्होंने जाते जाते अधर में ही कहा, तुम्हारे पापा भी ना हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। जब तुमने बिजली के बिल के पैसे दे ही दिए थे तो उन्हें जमा कर देना चाहिए था। पर गुस्सा दिखाना उनकी पुरानी आदत है। पहले तुम्हारे चाचा को सुनाते रहते थे, अब तुझ पर टूट पड़ते हैं। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। माँ और पापा की आपसी बनती भले कम थी, पर भीतर से एक दूसरे के लिए उनका प्यार अब भी गहरा था। एक को जरा भी दर्द होता तो दूसरा बेचैन हो उठता। वो मुझसे इधर उधर की बातें करती रहीं और फिर अपने हाथों से मुझे खिलाने लगीं। सच कहें तो जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तब बस माँ ही वो एक इंसान होती है जो आपके साथ खड़ी रहती है। खाने के बाद मैंने उनका माथा चूमा और बोला, थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ माँ? अब मन कुछ हल्का हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि आज अपने नोट्स पूरा करके ही रहूंगा, क्योंकि 2 दिन बाद दोस्तों के साथ मिलना था और अगर नोट्स अधूरे रहे तो सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। मैं हमेशा अपनी मेहनत से जवाब देना पसंद करता था। कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया, पिछली खिड़की खोली और जमीन पर किताब फैलाकर बैठ गया। बाहर से पंखे की धीमी आवाज आ रही थी और कमरे में हल्की हवा। मैंने गहरी सांस ली और अपने नोट्स पूरे करने में जुट गया। समय धीरे धीरे गुजरता गया। रात के लगभग 3 बज चुके थे और मैं अब तक किताबों में डूबा हुआ था। जब नींद पलकों पर हावी होने लगी, तब जाकर किताबें बंद करके एक तरफ रख दीं। सुबह 6 बजे मुझे मंडी भी जाना था। बस जैसे ही पलंग पर लेटा, मालूम ही नहीं चला कि नींद कब आई और कब उसने मुझे अपने आगोश में ले लिया। कुछ घंटे बाद माँ की पुकार ने अचानक नींद तोड़ दी। पलंग से झटके से उठा और घड़ी पर नजर डाली। 7 बज चुके थे। दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि इस वक्त तक मुझे मंडी में होना चाहिए था। फौरन मुंह हाथ धोकर बाहर निकला। माँ रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी, पर मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। जल्दी से उन्हें कहा, शाम को आता हूँ, और बिना कुछ खाए ही साइकिल लेकर निकल पड़ा। करीब आधे घंटे की सवारी के बाद मंडी पहुंचा, लेकिन अब तक वहां की भीड़ छंट चुकी थी। अच्छे सेब पहले ही बिक चुके थे। मन भारी हो गया, फिर भी थोड़े बहुत सेब खरीदे और तय किया कि बाकी कल ले आऊंगा, क्योंकि अब उन्हें लेकर निकलने का मतलब था उन्हें धूप में खराब करना। वापसी लगभग 9 बजे के आसपास हुई। साइकिल सीधी गलियों की ओर मोड़ी और बेचने के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले माँ ने एक बार फिर कहा, पहले कुछ खा लो फिर जाना, पर मैंने समय की कमी की वजह से बात टाल दी। सड़कों पर पहुंचते ही कई ग्राहक शिकायत करने लगे कि वे कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अपने सेबों पर खास मसाला डालकर बेचता था, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे उन्हें बड़े चाव से खाते थे। लेकिन आज देर की वजह से ज्यादातर बच्चे निकल चुके थे। कुछ ही सेब बिके। थोड़ा उदास मन लेकर एक स्कूल के सामने साइकिल रोक दी। मन में उम्मीद थी कि दोपहर में छुट्टी के बाद बच्चे आएंगे और खरीद लेंगे। मन ही मन ईश्वर से यही दुआ की कि आज नुकसान कुछ कम हो जाए। कुछ देर बाद घंटी बजी। बच्चे बाहर आए, लेकिन बहुत कम बच्चों ने सेब खरीदे। बाकी तो जैसे भागते ही निकल गए। आज का दिन अजीब सा महसूस हुआ। मेहनत बहुत, पर कमाई बेहद कम। फिर भी शिकायत नहीं की। सोचा, इसमें भी उसके ही इरादे होंगे। घर लौटा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा था। बिजली नहीं थी और पापा बेहद नाराज बैठे थे। दरवाजा खुलते ही उनकी तेज आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। कितनी बार कहा था बिजली का बिल भरवा दो, लेकिन नहीं, लगता है बेटे को बर्बाद कर ही मानोगे। मैं ठिठक गया। दिल तो किया कि जवाब दूं, मगर खुद को संभाला। धीरे से बोला, जब मैंने पैसे दे दिए थे तो आपने बिल क्यों नहीं भरा? अब गुस्सा करने का क्या मतलब? पर बहस में बिना कुछ बोले मैं बिल उठाकर बिजली दफ्तर की ओर निकल गया। बिल जमा करके लौटा तो देखा पापा इलेक्ट्रिशियन बुलाकर कटे हुए तार जुड़वा रहे थे। सब कुछ चुपचाप देखकर माँ की ओर मुड़ा और थके लहजे में कहा, माँ,
बहुत भूख लगी है। सुबह से बस 2 सेब खाए हैं। कुछ खाने को दे दो। मेरी बात सुनकर माँ अधीर हो गईं। बोलीं, तुमसे कितनी बार कहा था थोड़ा बहुत खाकर निकलो, पर तुम्हें मेरी बात की परवाह ही नहीं। माँ की फिक्र तुम्हें कब होगी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिक्र तो बस आपकी ही है माँ, वरना इस घर में क्या रहूंगा? ये कहते हुए कमरे की ओर चला गया। पीछे से पापा की डांट फिर शुरू हो गई, लेकिन अब मेरा मन शांत था। रात भर किताबों में डूबा रहा। अगले दिन तय समय पर मंडी पहुंच गया, ताकि कोई दिक्कत न आए। रविवार की सुबह पापा ने फिर सख्ती से टोका। किताबें उठाकर कहाँ जा रहा है? पहले सेब बेच, फिर पढ़ाई कर लेना। मगर आज मैं किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि आज का दिन संयुक्त अध्ययन का था। वह मौका जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता था। ये कंबाइंड स्टडी मेरे लिए उम्मीद की रोशनी थी। वो अवसर जिससे मैं वैसे ही ज्ञान पा सकता था जैसे अमीर बच्चे ट्यूशन से पाते हैं। अगर पैसे होते तो शायद ट्यूशन ले लेता, लेकिन हालात ने इन्हीं दोस्तों के भरोसे रहना सिखाया था। जब दोस्त के घर पहुंचा, सबने ऐसे मुस्कुराकर स्वागत किया जैसे मैं उन्हीं में से एक हूं। कोई अमीरी गरीबी का फर्क नहीं दिखा। उन्होंने मुझे बराबरी की नजर से देखा। बहुत देर तक साथ पढ़ाई हुई और दोपहर करीब 3 बजे घर लौटा। दरवाजे पर पांव रखते ही पापा की झड़प शुरू हो गई। कहाँ आवारागर्दी करने चला गया था? घर की कोई फिक्र नहीं। कितने लोग पूछकर चले गए कि सेब बेचने वाला आज नहीं आया। दिल बहुत भारी हुआ, पर मैंने कुछ नहीं कहा। एक पल के लिए मन हुआ सब कुछ खुलकर बता दूं कि कहाँ गया था, क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, मगर समझ गया यह बोलना अपने ही सपनों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा होगा, इसलिए चुप रहा। उस दिन से तय कर लिया कि अब जिंदगी में बहस नहीं करूंगा, खामोशी से सब सह लूंगा। अब पिताजी भी धीरे धीरे शांत रहने लगे थे। वो अब इतना नहीं उलझते थे, क्योंकि मैं वक्त से घर का खर्चा भी देने लगा था और पढ़ाई के लिए थोड़ा बचा भी लेता था। शुक्र है ईश्वर का कि इस साल मुझे छात्रवृत्ति मिल गई थी, वरना शायद पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती। अब मेरा सपना सिविल सेवा परीक्षा देने का था, लेकिन मंजिल अब भी दूर थी और राह बहुत कठिन। 1 महीना बाकी था परीक्षा में। अब वह संयुक्त अध्ययन भी समाप्त हो गया था। हम सभी कभी साथ बैठकर जो पढ़ते थे, अब कोई वक्त ही नहीं निकाल पा रहा था। उस साझा अध्ययन से बहुत मदद मिलती थी। अब जब वह भी छूट गया था, तो मन में घबराहट और तनाव बढ़ने लगे थे। मैं महंगे ट्यूशन नहीं ले सकता था, इसलिए दोस्तों की मदद ही मेरा सहारा थी। अब वही नोट्स मेरी उम्मीद बन चुके थे। मेरे चेहरे की बेचैनी देखकर माँ धीरे से मेरे पास आईं और बरामदे में मेरे बगल में बैठ गईं। मैं चुपचाप सामने देख रहा था, मानो किसी गहरी सोच में डूब गया हूं। उन्होंने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा क्यों लग रहा है? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम अब बहुत चुप रहने लगे हो। अगर कोई परेशानी है तो अपनी माँ को बताओ। उनके बोलने का अंदाज इतना अपनापन भरा था कि मेरा गला भर आया। मैंने धीमे से कहा, माँ, मुझे अब पढ़ाई के लिए इंटरनेट की सख्त जरूरत है। एक मोबाइल फोन चाहिए। 1 महीने बाद मेरी परीक्षा है और मेरे पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है। पहले साझा अध्ययन से काम चल जाता था, लेकिन अब वह भी बंद हो गया है। सब अपने अपने कोर्स पर ध्यान दे रहे हैं। माँ, अगर मैं इस परीक्षा में पास हो गया तो मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। बस एक मौका चाहिए। माँ ने मेरी ओर बड़े ध्यान से देखा और पूछा, एक फोन लेने में कितने पैसे लगेंगे? मैंने झिझकते हुए कहा, पुराना भी लूं तो 1,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कल के लिए सेब पहले ही खरीद लाया हूं। उन्हें बेचूंगा, तभी नए ला पाऊंगा। माँ कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलीं, अगर तुम परीक्षा पास कर गए और तुम्हें नौकरी मिल गई, तो अपने माँ के पैसे लौटाओगे? उनके होंठों की मुस्कान में मातृत्व की दृढ़ता थी। मैं स्तब्ध होकर उन्हें देखने लगा। तभी उन्होंने पर्स से 10,000 रुपये निकाले और मेरी हथेली में रख दिए। आज ही मेरी कमेटी खुली है, उन्होंने कहा। ये पैसे मैंने तेरे पापा से छिपाकर जमा किए थे। अब ये रख ले। एक अच्छा मोबाइल खरीद ले और पढ़ाई कर। और हाँ, ये बात किसी से मत कहना, खासकर अपने पापा से नहीं। रात में ही पढ़ाई करना, ताकि किसी को पता न चले। मुझे तेरे फल बेचने का दुख नहीं देखना।
उनकी आंखों में स्नेह और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। उन्होंने मेरा चेहरा थामते हुए कहा, मैंने और तेरे पापा ने कभी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू इतना आगे बढ़े कि तेरे छोटे भाई बहन तुझ पर गर्व करें। उनके शब्द सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। 10,000 रुपये मेरे लिए किसी खजाने की तरह थे, लेकिन दिल में डर भी था। अगर मैं असफल हुआ तो ये पैसे बेकार चले जाएंगे। मैंने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, सफलता हासिल करके ये पैसे लौटा दूंगा। लेकिन माँ ने कहा, अगर मैं रख लूंगी तो ये घर के खर्चे में खत्म हो जाएंगे। तू ले जा और मोबाइल खरीद ले ताकि तेरी दिक्कतें कम हों। मैंने सिर हिलाया और मन में ठान लिया, अगर हार भी गया तो माँ के पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। उसी दोपहर शहर के बाजार गया और अपने बजट में एक भरोसेमंद मोबाइल खरीद लाया। फोन सस्ता था, लेकिन मेरे लिए जैसे किसी वरदान से कम नहीं। पड़ोसी से वाईफाई का पासवर्ड लिया, कमरे का दरवाजा बंद किया और नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई में जुट गया। दिन बीतते बीतते परीक्षा का हफ्ता भी आ गया। इस दौरान माँ ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे जितना संभलना समझना सिखाया, उतना शायद कोई नहीं दे सकता था। मोबाइल से हर कठिन विषय समझना आसान हो गया था। अब मेरे पास ज्ञान का वो जरिया था जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और फिर वो सुबह आ गई, मेरे इम्तिहान की सुबह। दिल की धड़कन इतनी तेज थी मानो छाती से बाहर निकल जाएगी। माँ के पैर छुए, उन्होंने माथे पर हाथ रखा और बोलीं, जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, भगवान तेरे साथ है। मैं परीक्षा केंद्र पहुंचा। सड़कें लोगों से भरी थीं, पर मन में अलग ही सन्नाटा था। मेरे कई दोस्त वहां मिले, लेकिन जिस कमरे में मेरी सीट थी, वहां मैं बिल्कुल अकेला था। प्रश्नपत्र सामने आया। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और पेन चलाना शुरू किया। 3 घंटे तक सिर नहीं उठाया। पेपर खत्म होने पर महसूस हुआ जैसे मेरी दुनिया बदल गई। पेपर शानदार गया था। दिन गुजरता गया। जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में लौटी। मैं रोज की तरह साइकिल पर सेब बेचने निकला। शाम के करीब घर पहुंचा तो देखा, गली में भीड़ लगी है। घर के सामने कैमरे, माइक, पुलिस और टीवी चैनल वाले खड़े थे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा, पापा भीड़ को चीरते हुए मेरे पास आए। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे गले से लगा लिया। मैं स्तब्ध था। पापा ने मुझे गले लगाना तो दूर, कभी इतने करीब नहीं आए थे। उनकी आंखें नम थीं, आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दे आर्यन, मैंने तुझे समझा ही नहीं। तेरी चुप मेहनत आज हमारे परिवार का सिर ऊंचा कर गई। तू यूपीएससी टॉपर बना है बेटे, पहले स्थान पर। पलक झपकने भर का भी समय नहीं मिला। सब मेरी ओर मुड़े। कैमरे चमके, सवालों की आवाजें आने लगीं, पर मैं तो जैसे किसी सपने में था। यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। देश की सबसे कठिन परीक्षा में पहला स्थान, ये किसी चमत्कार जैसा था। कुछ ही दिनों में मुझे प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। प्रशिक्षण शुरू होते ही वेतन मिलना शुरू हो गया। पहली तनख्वाह का बड़ा हिस्सा मैंने माँ पापा को भेज दिया। अब घर के हालात सुधरने लगे थे, लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था। उस दिन पापा ने मेरे सामने हाथ क्यों जोड़े थे? शायद वह अपराध बोध था या गर्व का चरम, पर उस पल ने मेरे जीवन की नींव बदल दी थी। प्रशिक्षण पूरा होते ही नई नौकरी और नई पहचान मिली। माँ के दिए हुए 10,000 रुपये लौटाकर उनके पैरों में रख दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। वो मुस्कान मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। जिंदगी का सच यही है, कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, पर आशा कभी नहीं मरनी चाहिए। वही छोटी सी उम्मीद हमें सबसे ऊंचा बनाती है। जब उम्मीद मर जाती है, इंसान भीतर से टूट जाता है। आज मेरे छोटे भाई बहन अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पापा को मैंने एक छोटा सा जनरल स्टोर खुलवा दिया है। माँ अब पहले की तरह चिंतित नहीं रहती, बस कहती हैं, अब तू खुश रह, वही सबसे बड़ी कमाई है। और सच यही है, माता पिता ही इंसान की असली पूंजी होते हैं। उनका त्याग, उनकी मेहनत और उनके संस्कार ही हमें इंसान बनाते हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, उनसे कभी रंज मत रखो। उनका साथ ही जीवन की सबसे बड़ी राहत और शक्ति होता है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक इंसान की परवरिश का श्रेय उनके कर्मठ हाथों को जाता है। जैसे कोई माली अपने पौधे को दिन रात सींचता है, उसी तरह वो हमें सहेजते हैं। इसलिए
अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए, तो एक बात हमेशा याद रखिए, माँ बाप के बिना जीवन अधूरा है। वही हमारे अस्तित्व की जड़ है और वही हमारी जीत का आधार। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।